हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इकोनॉमिक्स क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है राज्य एवं राष्ट्र की आय। राज्य और राष्ट्र दो शब्द है और इन दोनों के आय के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा राष्ट्र कौन सा है तो भारत, और राज्य कौन सा है तो बिहार। तो दोनों के बारे में आज हम लोग इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ ऊर्जा भरी पंक्तियों से क्लास का स्टार्ट किया जाएगा, है ना। तो सफ़र में धूप तो होगी, चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते रास्ते कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप खुद को बदल सको तो चलो। तो चलिए आज के जो है हम लोग क्लास में जो है देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। पहले हम लोग इस पर अध्ययन करेंगे कि क्या आय क्या होता है, उसके बाद राज्य के आय के बारे में अध्ययन करेंगे, फिर उसके बाद राष्ट्रीय आय क्या होता है उस पर अध्ययन करेंगे। यह वीडियो 2 पार्ट में आएगा, पहला पार्ट ये है और दूसरा पार्ट आगे आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम सब। देखिए हम लोग चैप्टर इकोनॉमिक्स क्लास 10। देखिए आय क्या है, पहले समझिए आय। क्वेश्चन आप लोगों को पूछ सकता है कि आय क्या है या आय से क्या समझते हैं आप। तो आय देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है और उस कार्य के बदले जो पारिश्रमिक या जो उसको मिलता है उसी को आय कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति शारीरिक कार्य मतलब कोई व्यक्ति यदि मजदूरी कर रहा है तो उसके बदले उसको जो श्रम के बदले जो मजदूरी मिलता है उसको हम लोग उस व्यक्ति का आय कहते हैं। वही उसी तरह से मानसिक कार्य के रूप में समझेंगे कि एक इंजीनियर है और वह एक ब्रिज बनवा रहा है, तो वो अपने जो है मानसिक कार्य कर रहा है, दिमाग से अपने जो है वह एक ड्राइंग बनाता है, कुछ प्रोजेक्ट बनाता है जिसके अनुसार एक ब्रिज का निर्माण होता है। तो वो मानसिक कार्य करता है और उस मानसिक कार्य के बदले जो उसको मिल रहे हैं, जो उसको पारिश्रमिक मिल रहे हैं, उसको हम लोग उस व्यक्ति का आय कहते हैं। देखिए आय जो है व्यक्ति को प्राप्त होने वाला आय मौद्रिक रूप एवं वस्तु रूप दोनों में हो सकता है। कथन का अर्थ है कि जो आय जो है किसी व्यक्ति का आय जो है आय वह या तो मौद्रिक हो सकता है, मौद्रिक भी हो सकता है। मौद्रिक मतलब कि वह पैसा रुपया भी हो सकता है या कोई वस्तु भी हो सकता है। जैसे कि कोई व्यक्ति मजदूरी कर रहा है और उसको वो पैसा ना लेकर वह क्या, या तो उसको पैसा मिल सकता है या वो पैसे के बदले वो कोई अनाज लेना चाहेगा, तो वह क्या होगा, एक वस्तु के रूप में भी उसको मिल सकता है या उसको मौद्रिक रूप में भी मिल सकता है। या कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है कहीं पर और उस कार्य के बदले उसको पैसा न देकर कोई अन्य वस्तु दिया जाता है तो उसको कहेंगे वस्तु के रूप में भी व्यक्ति का आय हो सकता है या मौद्रिक रूप पैसा के रूप में भी आय हो सकता है। उसके बाद देखिए आय के आधार पर हम लोग किसी भी देश को विकसित, अविकसित और विकासशील के श्रेणी में रखते हैं आय के आधार पर ही। तो आपको आय का जब भी लिखने का आय तो आप लिखिएगा पहले आय का डिफिनेशन कि कोई भी व्यक्ति शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है और उस मानसिक उस कार्य के बदले जो उसको पारिश्रमिक मिलता है उसे हम लोग आय कहते हैं। व्यक्ति के प्राप्त होने वाला आय मौद्रिक भी हो सकता है, वस्तु के रूप में भी हो सकता है, मौद्रिक भी हो सकता है और वस्तु के रूप में भी हो सकता है। और आय के आधार पर देश के आर्थिक मापदंड होते हैं, देश के इकोनॉमी का माप होता है कि देश के किस तरह का इकोनॉमी है, वहाँ की अन्य अन्य जो राज्य है वो उसका किस तरह से अर्थव्यवस्था है, उस विकसित राज्य है कि विकासशील राज्य है, उसी तरह से देश पर भी यही अवधारणा लागू होता है। और देखिए पारिश्रमिक अलग अलग रूपों में हो सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति के पास भूमि है तो भूमि के बदले जो पारिश्रमिक मिलेगा उसको लगान मिलता है। जैसे किसी व्यक्ति के पास अगर भूमि है और भूमि वह किसी को दे देता है तो उसके बदले उसको कुछ पैसा मिलता है, उसको हम लोग लगान कहते हैं ना। या कोई व्यक्ति श्रम कर रहा है, कोई व्यक्ति श्रम कर रहा है, काम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, श्रम कर रहा है, तो उसके बदले जो उसको पारिश्रमिक मिलेगा उसको मजदूरी कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन सकते हैं, बोलेगा कि श्रम करने वाले व्यक्ति का पारिश्रमिक क्या हो सकता है, तो दिया रहेगा भूमि, लगान दिया रहेगा, मजदूरी दिया रहेगा, वेतन दिया रहेगा, तो आप मजदूरी वहाँ पर टिक कीजिएगा। उसके बाद कोई व्यक्ति यदि पूंजी का लगा रहा है, कोई व्यक्ति किसी को पूंजी देता है, जैसे कि
हमको ही पैसा चाहिए, हम किसी व्यक्ति के पास जाकर पैसा लेते हैं तो उस पैसा के बदले जो हमें पारिश्रमिक मिलता है उसको हम लोग ब्याज के रूप में जानते हैं। ब्याज, जैसे कोई व्यक्ति यदि पैसा दे रहा है किसी को तो उस पर वह ब्याज लेता है, मतलब कि सूद लेता है, इंटरेस्ट लेता है। तो यदि किसी व्यक्ति का पारिश्रमिक पूंजी है तो उसको क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। यही तरह से कोई व्यक्ति यदि जॉब कर रहा है तो उसके बदले, जॉब के बदले उसको क्या मिलता है? वेतन मिलता है। ये सभी ऑब्जेक्टिव बनेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और कोई उद्यमी है, उद्योगपति है, तो वो उद्योगपति देखिए उसको पैसा गिनने का समय नहीं है, क्योंकि उसके पास इतना पैसा ही है कि वो गिन नहीं सकता है ना। तो उसके लिए वो लाभ और हानि गिन सकता है लेकिन पॉसिबल नहीं है ना, रोज़ गिनना पॉसिबल नहीं है। तो उद्यमी क्या देखता है कि कितना हम इन्वेस्ट किए और उस पर कितना हमको लाभ हुआ या हानि हुआ। तो इस तरह का पारिश्रमिक के अनुरूप हो सकते हैं, जैसे कि भूमि के रूप में लगान, मजदूरी के रूप में श्रम, ब्याज के पूंजी के रूप में ब्याज, व्यवस्थापक यदि कोई कार्य कर रहा है, सर्विस कर रहा है तो उसको वेतन मिलता है, और उद्यमी को क्या मिलता है? लाभ अथवा हानि। यहाँ सब्जेक्टिव बनेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्टिव बनेंगे सर्वाधिक आय वाला राज्य कौन सा है। सर्वाधिक आय वाला राज्य में आप ध्यान रखिएगा कि गोवा हो गया, दिल्ली हो गया और हरियाणा हो गया। ये क्या है? सर्वाधिक आय वाला राज्य है। उसी तरह से न्यूनतम आय वाला राज्य वैसा राज्य जिसका आय इनकम न्यूनतम हो, उसमें आपको बिहार हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा और मध्य प्रदेश हो जाएगा। और आप देखेंगे इन्हीं राज्यों को बीमारू राज्य भी कहा जाता है, जो पहले चैप्टर में हम बता चुके हैं। अब देखिए बोलिएगा सर प्रति व्यक्ति आय क्या होता है। देखिए प्रति व्यक्ति आय क्या होता है समझिए। हम कब से बोल रहे हैं आय आय आय, तो प्रति व्यक्ति आय क्या होता है? देखिए आय क्या होता है कि कुल जो पारिश्रमिक मिल रहा है ना, तो प्रति व्यक्ति आय क्या होता है? पर कैपिटा इनकम। किसी भी देश के हम लोग परिप्रेक्ष्य में लेते हैं तो किसी भी देश का कुल राष्ट्रीय आय, मतलब कुल राष्ट्र में जो आय आ रहा है उसको कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाता है। तो क्या होता है? नेशनल इनकम होता है कुल राष्ट्र का आय और उस देश की जनसंख्या से भाग दे देंगे। इसको सामान्य रूप में हम लोग समझेंगे कि एक घर है और एक घर का आय जो है 30,000 रुपये हैं और उसमें 3 मेंबर हैं, 3 व्यक्ति उस घर में हैं, तो प्रति व्यक्ति आय उस घर का प्रति व्यक्ति आय कुल जो है वहाँ का इनकम कितना था? 3,000 और व्यक्ति कितने थे? 3। तो उस घर का प्रति व्यक्ति आय कितना हो गया? तो 1,000 रुपया हो गया, है ना। ये आपको प्रति व्यक्ति आय हो गया। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या है बिहार का इनकम के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे बिहार का इनकम किस तरह से है ना। तो बिहार के इनकम के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। देखिए बिहार का इनकम क्या है ना, कलर दूसरा ले लेते हैं। चलिए बिहार के इनकम कम है। देखिए बिहार जो है ना अत्यंत पिछड़ा राज्य है। यहाँ पर गरीबी आज भी बहुत ज़्यादा गरीबी है ना। तो पूछेगा कि बिहार की आय या बिहार क्यों गरीब है या बिहार की आय से क्या समझते हैं, या इस तरह से पूछ सकता है बिहार में आज भी गरीबी मौजूद है कैसे, है ना। तो इस तरह के प्रश्न बनेंगे तो आप वहाँ पर इसका आंसर लिखिए। बिहार क्या है? एक बहुत ही अत्यंत पिछड़ा हुआ राज्य, मतलब आज भी यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। यहाँ पर अशिक्षा व्याप्त है, गरीबी व्याप्त है, वो भी निरंतर आप देख सकते हैं कि लगभग निरंतर कहने का अर्थ है कि लगभग देख सकते हैं आप कि 30 वर्ष तक इस राज्य में जो है लगभग शासन रहा और 30 वर्ष से आज भी नए नेता आते हैं और बोलते हैं कि मेरा शासन आएगा तो गरीबी ख़त्म कर देंगे। आज 30 साल हो गया लेकिन आज भी क्या है? गरीबी ख़त्म नहीं हुआ, है ना। आप 20 साल से देख सकते हैं कि नीतीश कुमार ही हमारे राज्य का मुख्यमंत्री, फिर भी आज ख़त्म नहीं हुआ। तो एक जो है अत्यंत पिछड़ा के कैटेगरी में चला गया है। उसके बाद योजना आयोग क्या है? हम बताए थे योजना आयोग प्रधानमंत्री द्वारा जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाया गया एक स्कीम था जो राज्य के जो है इकोनॉमी की गणना करता है कि किस तरह से इकोनॉमी रहेगा और उस पर एक लक्ष्य रखा जाता है। तो 2009 में योजना आयोग ने एक आंकड़ा जारी किया जिसमें पूरे देश में उड़ीसा के बाद सर्वाधिक सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य बिहार रहा। और आज भी बिहार का 41.4% आबादी गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करती है। याद रखिएगा यहाँ पर कि सर्वाधिक कम कौन है? यहाँ पर बिहार। और यहाँ पर भी आप देखिएगा कि 41.4% आबादी आज भी गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करती है। ठीक, इसके बाद देखिए क्या है, एक बहुत ही टर्म याद रखिएगा अच्छा से कि देखिए बिहार जो है आप जान रहे हैं कि निम्नतम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है। मतलब कि प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम, मतलब यहाँ के व्यक्तियों का आज भी
जो प्रति व्यक्ति आय है वो 6,000 के आसपास है, कि पर व्यक्ति पर यदि गणना कर दिया जाए तो बिहार की जनसंख्या का, तो मात्र 6,000 रुपया ही यहाँ क्या है, 6,000 रुपया ही यहाँ के प्रति व्यक्ति आय है ना। तो देखिए बिहार का तो पहला तो प्रति व्यक्ति आय निम्न है ना, मतलब कि कम प्रति व्यक्ति आय है, और कम प्रति व्यक्ति आय होने की वजह से यहाँ का बचत जो है, बचत भी निम्न होगा। आप जान रहे हैं कि जितना आप कमाइएगा उसी में से बचाइएगा। यदि आप 6,000 रुपया कमा ही रहे हैं तो आप बचाइएगा कितना, 6,000 में आप अपने आवश्यकताओं का पूर्ति भी कीजिएगा, मिनिमम आवश्यकताओं का पूर्ति भी कीजिएगा, उसके पश्चात ही तो बचा पाइएगा कुछ भी चीज़। तो निम्नतम बचत के बाद आप कुछ बचा लीजिएगा पैसा ना, लेकिन निम्नतम बचत भी होगा, क्योंकि निम्न पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आए हैं तो निम्न बचत भी होगा, और उस निम्न बचत के कारण जो है निवेश, हम निवेश नहीं कर पाते हैं, क्योंकि 6,000 रुपया ही जिसमें से हम मान लीजिए कि 6,000 में से हम 5,000 खर्च कर लिए, 1,000 बच गए, तो 1,000 का निवेश कहाँ करेंगे, और 1,000 का यदि निवेश भी करेंगे तो 1,000 का पूंजी निर्माण भी 1,000 जैसा ही होगा। मान लीजिए हम 1,000 का कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर दिए तो 1,000 जैसा है, तो निम्न पूंजी निर्माण भी होता है, मतलब कि पूंजी का निर्माण भी ज़्यादा नहीं हो पाता है, पूंजी बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है ना। 1,000 है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1,050 1,200 रुपया हो जाता है इन्वेस्टमेंट करने पर भी। अंततः पूरा मिला लेंगे तो फिर आय क्या हो जाता है, न्यूनतम ही हो जाता है। और इसी चक्र के द्वारा बिहार आज भी गरीब के गरीब ही हैं, क्योंकि यहाँ का प्रति व्यक्ति आय निम्न है, निम्न बचत है, और निम्न बचत के कारण यह जो है निवेश करता है, विनिवेश करता है, तो भी क्या होता है कि निवेश के कारण जो पूंजी का निर्माण होता है वो भी निम्न ही होता है, और पूंजी का निर्माण निम्न होगा तो किसी व्यक्ति के पास यदि पूंजी कम आ रहा है तो उसका प्रति व्यक्ति आय कम होगा, और यही चक्र हमेशा चलते रहता है। तो इसको याद रखिएगा जब भी आए आपको बिहार का इकोनॉमी के बारे में, तो इस आप फ्लू चार्ट को जरूर वहाँ पर दर्शाइएगा। इसके बाद गरीबी चक्र क्या है, गरीबी का कुचक्र यह किसने दिया था, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। गरीबी कुचक्र ये भी पूछ सकता है, और जितने भी प्रश्न इसमें बताए जा रहे हैं सभी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए गरीबी चक्र क्या है, लाइट बढ़ा दीजिएगा। गरीबी कुचक्र क्या, देखिए गरीबी कुचक्र क्या है, जिसको हम विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी कहते हैं ना, गरीबी का कुचक्र। देखिए इसने गरीबी का कुचक्र किसने दिया था, तो गरीबी का कुचक्र जो है रैगनर नर्स एक इकोनॉमिस्ट थे जिसने गरीबी कुचक्र के अवधारणा दिया। इसके अनुसार होता है कि इसके अनुसार गरीबी कुचक्र के अनुसार कहा जाता है कि गरीबी को ही जन्म देती है। यह कैसे, इसी को ही बताना है ना। तो आपको पूछेगा कि गरीबी कुचक्र क्या है, तो पहले कि रैगनर्स ने गरीबी कुचक्र की धारणा दिया है ना, और इसके अनुसार क्या होता है कि गरीबी को ही जन्म देती है। देखिए गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि उसमें उसकी गरीबी के कारण आय कम है। मतलब कोई व्यक्ति गरीब इसलिए क्योंकि उसकी क्या है, आय जो है कम है, मतलब इनकम कम है। और यदि किसी व्यक्ति का इनकम आय कम है, यदि किसी व्यक्ति का इनकम कम है, आने वाली रुपया पैसा कम आ रहा है, तो पैसा कम आ रहा मतलब कि वो व्यक्ति, ये देखिए दो व्यक्ति, एक शिक्षित है और एक अशिक्षित है। यदि एक अशिक्षित व्यक्ति है तो आप देखिएगा 15,000 रुपया कमाएगा, वही शिक्षित व्यक्ति है तो 1,00,000 रुपया कमा रहा है। और लेकिन जो गरीब व्यक्ति है उसके पास अशिक्षा है, अज्ञानता है, और अशिक्षा और अज्ञानता के कारण क्या करता है, बच्चों का जन्म अधिक करता है। देखिए एक अशिक्षित व्यक्ति अपना दिमाग लगाता है कि एक मान लीजिए वो 10 बच्चा पैदा करता है, तो 10 व्यक्ति 10-10 हज़ार रुपये कमाएगा तो 1,00,000 रुपया महीना आ जाएगा, और इस तरह से हम धनी हो जाएंगे। लेकिन उसको पता नहीं कि 10 बच्चा पैदा करने के बाद जो वो उस पर खर्च भी तो उसका पालना भी तो है, उसका भरण पोषण भी तो करता है। 15,000 रुपया है, 10 को का बांट लीजिए, तो आप देख सकते हैं कितना स्थिति दयनीय हो जाएगा। वहाँ पर बच्चे जो बीमार हो जाएंगे, घर की अन्य सुविधाएं भी। तो यही जो है गरीबी, ज़्यादा बच्चा पैदा करना, फिर उसके बाद क्या होगा कि खेत बेचा जाएगा, है ना, स्थिति और दयनीय हो जाएगा। आने वाला बच्चा के लिए कुछ, भावी पीढ़ी में कुछ बचेगा नहीं, तो वो भी फिर गरीबी में ही चला जाएगा। मतलब गरीबी को ही जन्म दे रहा, मतलब एक व्यक्ति पीढ़ी तो गरीबी रहा ही रहा, उसके बाद अगला पीढ़ी भी गरीबी में चला जाएगा। अशिक्षा अज्ञानता के कारण बच्चे से क्या होता है, अब बच्चों का अधिक जन्म देते हैं लोग कोई भी, और क्या होता है उसी के कारण क्या होता है, उनकी अगला पीढ़ी भी गरीब हो जाता है। और यह चक्र हमेशा चलता रहता है, अनवरत, मतलब लगातार चलते रहता है। समझ में आया क्या है गरीबी चक्र।
और गरीबी किस तरह से गरीबी के जन्म देता है, क्योंकि हम जान रहे निम्न पूंजी दर है, उसी में हम लोग जो है अपना उपभोग भी ज़्यादा करेंगे तो गरीबी तो व्याप्त रहेगा ही रहेगा। इसके बाद देखिए, भारत में जो है आय मापने वाली एक संस्था है जिसके बारे में ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। भारत में आय मापने वाली संस्था को क्या कहा जाता है? डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमी एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक ना। ये संस्था का नाम है जो 16 सितंबर 2008 को एक आंकड़ा जारी किया और उस आंकड़े के अनुसार सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन कौन सा है। पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है, तो गोवा होगा, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब। देखिए पंजाब पहले था, हरियाणा से पहले पंजाब था, लेकिन ये जब आंकड़ा आया तो उसके बाद जो है हरियाणा पहले आ गया और पंजाब पीछे हो गया। और कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य में आप जान लीजिए बिहार, उड़ीसा, एमपी, याद रखिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछे गए हैं प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में भी और आज भी पूछे जा सकते हैं। तो अब बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि बिहार की स्थिति क्या है। बिहार की स्थिति क्या है, देखिए बिहार में जो है पर कैपिटा इनकम आज भी 6,610 रुपया, मतलब एक व्यक्ति 6,610 रुपया ही मंथली का कमा पाता है, या पर कैपिटा इनकम उसका इनकम जो है मासिक इनकम 6,610 रुपया ही है। देखिए पूछता है कि बिहार का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन है, तो पटना होगा सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला, और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है, आपका शिवहर जिला है ना। और कल ये भी देखे थे कि शिवहर जिला जो है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा जिला है बिहार का। लिए उसके बाद हम लोग राष्ट्रीय आय पढ़ेंगे, क्या है नेशनल इनकम, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से देख लीजिए प्रश्न रहेगा, 2 नंबर में छपे या 4 नंबर में भी छप सकता है, तो इसको थोड़ा स्टार लगा लीजिएगा, है ना। राष्ट्रीय आय क्या है, देखिए राष्ट्रीय आय का मतलब है कि किसी देश में एक वर्ष मतलब 1 ईयर में, किसी देश में 1 ईयर में उत्पादित कुल वस्तु मतलब कि एक वर्ष में उत्पादन हो रहा है किसी भी वस्तु का और किसी सेवाओं का, तो उसके कुल मूल्य से लगाया जाता है ना, उसके कुल मूल्य को ही हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। मतलब किसी देश में एक वर्ष में जितने वस्तु तथा सेवा का उत्पादन, वस्तु मतलब गुड्स, कोई भी वस्तु हो गया उसका उत्पादन हो रहा है, या सेवा या सर्विस का उत्पादन, मतलब सर्विस दे रहे हैं लोग, ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं अपना, तो इसके कुल मूल्य को ही हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहा जाता है। दूसरे शब्द में कहा जाता है एक वर्ष में किसी देश द्वारा अर्जित की गई कुल आय की मात्रा, एक वर्ष में कितना आय उस देश में आ जाता है, इसकी कुल मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। ये तो साधारण व्यक्ति की किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सेवा तथा वस्तुओं के कुल मूल्य को हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं। लेकिन एक इकोनॉमिस्ट का भी एक आप इति याद रखिए, क्योंकि देखिए बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जो हैं दुनिया में है, वो अपना अपना डिफिनेशन दिए हैं, लेकिन हम लोग को सबका डिफिनेशन रटते चलेंगे उतना हम लोग के पास तो समय भी नहीं है ना, और उतना मतलब भी नहीं है कि राष्ट्रीय आय के सभी हम लोग इकोनॉमिस्ट का डिफिनेशन याद करते चलते, लेकिन एक आध याद कर लेना है ना। तो प्रोकेन्स का अनुसार आप याद रखिएगा क्योंकि आसान है और अच्छा भी डिफिनेशन है ना। तो प्रोकेन्स के अनुसार हम लोग देखते हैं कि क्या राष्ट्रीय आय के बारे में वो क्या बताते हैं। देखिए केन्स के अनुसार, प्रोफेसर केन्स के अनुसार राष्ट्रीय आय क्या होता है, प्रोकेन्स के अनुसार होता है राष्ट्रीय आय को उपभोक्ता वस्तु, मतलब कि उपभोक्ता वस्तु तथा विनियोग वस्तु पर कुल किए गए व्यय का योग होता है। मतलब किसी व्यक्ति के पास 1,000 रुपये हैं और 1,000 में से वह कुछ वस्तु खाने का वस्तु लेता है और कुछ वस्तु उसमें जो है काम करने के लिए लेता है। जैसे कि एक व्यक्ति है, उसको फ़ोटोकॉपी का दुकान है, उसने कुछ वस्तु खाने के लिए लिया और कुछ वस्तु फ़ोटोकॉपी करने के लिए ले लिया, मतलब निवेश कर दिया कि हम यदि इतना फ़ोटोकॉपी के लिए पेज लेंगे तो उससे हम इतना कमा सकते हैं। तो एक व्यक्ति द्वारा कितना उपभोग पर वस्तु खर्च किया गया, कितना खाने पीने पर खर्च किया गया और कितना निवेश किया गया, इन्वेस्टमेंट किया गया, तो दोनों के वस्तुओं के जो कुल व्यय हुआ, जो खर्च हुआ टोटल, दोनों के योग को ही हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। उसी तरह से देश में कहेंगे कि एक देश ने जितना एक वर्ष में उपभोक्ता वस्तु पर खर्च किया, कि किस तरह से उपभोग के लिए खर्च किया, तथा उपभोग मतलब कि खर्च किया देश के विकास के लिए तथा निवेश किया ताकि आगे भी पूंजी आ सके, इसके दोनों के कुल योग को ही हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। ये प्रोकेन्स के अनुसार है। तो इनके अनुसार एक फार्मूला दे दिया गया है कि y = c + y। y यहाँ पर आपको प्रदर्शित करता है
कि राष्ट्रीय आय, कुल राष्ट्रीय आय। सी क्या हो गया, उपभोग की वस्तु, कितना वस्तु का उपभोग का व्यय है। और आई मतलब हो गया इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हो गया। तो ये प्रोएकेन्स के अनुसार राष्ट्रीय आय का डिफिनेशन होगा। तो आपको आएगा 4 नंबर में, तो आप 2 नंबर में आएगा तो केवल ऊपर वाला डिफिनेशन भी लिख सकते हैं, 4 नंबर में आया तो डिफिनेशन भी लिख दिए, साथ ही साथ ये जो है एक प्रोएकेन्स के अनुसार जो डिफिनेशन है उसको भी आप लिख लीजिएगा, है ना। उसके अनुसार उसके बाद हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय आय की धारणा, हम लोग राष्ट्रीय आय किस किस तरह से माप सकते हैं। तो राष्ट्रीय आय किस किस तरह से माप सकते हैं उस पर ध्यान देंगे। देखिए राष्ट्रीय आय की धारणा हम लोग 3 तरह से माप सकते हैं। पहला, सकल घरेलू उत्पाद के द्वारा हम लोग माप कर सकते हैं ना, सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद जिसको जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है ना। देखिए आपको 2 नंबर में यहाँ से प्रश्न पूछते हैं कि आपको 3 या 4 जो है शॉर्ट फॉर्म दे देगा और उसमें बोलेगा कि 3 का लिखिए, फुल फॉर्म लिखिए, तो जीडीपी आ जाएगा। जीडीपी क्या होता है, जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना। उसी तरह से राष्ट्रीय आय की धारणा में पहला हो गया सकल घरेलू उत्पाद जिसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जीडीपी कहा जाता है। उसी तरह से कुल या राष्ट्रीय उत्पादन या सकल राष्ट्रीय उत्पादन का जैसे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी कहा जाता है इसको। और उसी तरह से नेट नेशनल प्रोडक्ट भी होता है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा फुल फॉर्म, एनएनपी मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न पूछ सकता है और सब्जेक्ट 2 नंबर में भी प्रश्न बन सकते हैं, फुल फॉर्म को लिखिए, है ना। तो राष्ट्रीय आय को 3 तरह से माप सकते हैं, या तो देश के सकल घरेलू उत्पाद की, देश में कितना हम लोग का उत्पादन हो रहा है, या उसके बाद कितना हम लोग का राष्ट्रीय आय है, या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन क्या है। इस तीनों के आधार पर हम लोग राष्ट्रीय आय का गणना कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय आय की धारणा क्या है, तो सकल घरेलू उत्पाद, राष्ट्रीय सकल उत्पादन, है ना, और उसके बाद शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। तो हम लोग यहाँ से हम लोग राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते थे। प्रश्न पूछा गया राष्ट्रीय आय क्या है तथा इसकी धारणा को बताएं, है ना। तो इस तरह से वो लिखिएगा, डिफिनेशन लिख दीजिएगा, साथ ही साथ ये जो है 3 विधियाँ उसका है उसको लिख लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं, सकल घरेलू उत्पाद क्या है, कुल राष्ट्रीय उत्पादन क्या है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। देखिए सकल घरेलू उत्पाद क्या है, किसी देश के सीमा के अंदर, कोई देश है ना, ये मान लीजिए देश ए हो गया, है ना, और इसके सीमा के अंदर, इस सीमा से बाहर नहीं हम लोग को जाना है, इस सीमा से बाहर नहीं जाना है, ये जो भी बाउंड्री है इसके अंदर में जितना भी उत्पादन हो रहा है, चाहे वो वस्तु का हो या सेवा का हो, उसके कुल योग को ही हम लोग क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो किसी देश के अंदर, किसी देश के सीमा के अंदर दिए हुए वर्ष, मतलब एक वर्ष में, दिए हुए वर्ष में वस्तुओं तथा सेवाओं के कुल उत्पादित मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। और 2 नंबर में पूछ सकता है, याद रखिएगा, किसी देश के सीमा के अंदर, ऐसा नहीं कि सीमा, जैसे भारत है, भारत के अंदर जितना भी वस्तु तथा सेवा का उत्पादन हो रहा है उसको हम लोग सकल घरेलू उत्पाद कहेंगे। तो अब हम आएंगे राष्ट्रीय, कुल राष्ट्रीय उत्पादन। कुल राष्ट्रीय उत्पादन क्या होता है, तो कुल राष्ट्रीय उत्पादन या सकल राष्ट्रीय उत्पादन जिसको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहा जाता है, जीएनपी। तो किसी देश में एक साल के अंतर्गत जितनी वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन होता है उनके मौद्रिक मूल्य को क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय उत्पादन कहा जाता है, कुल राष्ट्रीय उत्पादन कहा जाता है। देखिए कुल राष्ट्रीय उत्पादन, एक देश में यदि उत्पादन हो रहा है और यदि उस देश में, जैसे भारत है और भारत में कोई विदेशी उत्पादन कर रहा है तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे, उसके क्या करेंगे, उसके विदेशी के जो उत्पादन है उसको हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। लेकिन वही देशी व्यक्ति कहीं विदेश में काम कर रहा है, कोई भारतीय कोई अमेरिका में काम कर रहा है, जो उत्पादन हो रहा है उसको कहाँ जोड़ दिया जाएगा, भारत में जोड़ दिया जाएगा, और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, राष्ट्रीय उत्पादन कहते हैं। लेकिन हम लोग जीडीपी में क्या कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं, चाहे वो विदेशी हो, चाहे वो फॉरेनर हो, चाहे वो इंडिया का व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति यदि देश के अंदर उत्पादन कर रहा है तो उसको हम लोग जीडीपी कह रहे हैं, कोई भी हो, लेकिन देश के अंदर उत्पादन हो रहा है एक वर्ष में जितना उत्पादन, उसको जीडीपी कहेंगे। लेकिन राष्ट्रीय आय हम लोग कुल राष्ट्रीय उत्पादन किसे कहेंगे, कि कुल उत्पादन तो हो रहा है लेकिन विदेशी के द्वारा नहीं, भारतीयों के द्वारा कितना उत्पादन हो रहा है, चाहे वो भारत के सीमा के अंदर करे या सीमा के बाहर भी करे, वह भारत के व्यक्ति उत्पादन कर रहा है तो वह कुल राष्ट्रीय उत्पादन में ऐड होगा। उसके बाद 2 हो गया, हम लोग 3 पढ़े थे कि राष्ट्रीय ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी, हम लोग जीएनपी पढ़े थे, और हम लोग एनएनपी पढ़ेंगे, नेट नेशनल प्रोडक्ट। शुद्ध राष्ट्रीय आय क्या होता है, शुद्ध राष्ट्रीय आय के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे ना, ये शुद्ध राष्ट्रीय आय क्या है। शुद्ध राष्ट्रीय आय क्या है, 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 शुद्ध राष्ट्रीय आय क्या है
एक शुद्ध राष्ट्रीय आय क्या है, जिसको हम NNP के नाम से जानते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट। पूछ सकता है कि NNP क्या है, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑब्जेक्टिव में भी बन सकता है, या 3 ठो लिखने के लिए 4 ठो लिखने के लिए दे देगा, फुल फॉर्म तो वहाँ पर भी देगा। देखिए कुल राष्ट्रीय उत्पादन क्या है, कुल राष्ट्रीय उत्पादन हम देख लिए कि देश के अंदर जो देशी व्यक्ति उत्पादन करता था, विदेश में भी जो भारतीय लोग जहाँ जहाँ भी उत्पादन करे उस सभी उत्पादनों के योग को हम लोग कुल राष्ट्रीय उत्पादन कहा जाता है। और उसमें जो खर्च आता है उसको घटा देंगे तो हम लोग कहा जाएगा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन हो जाता है। कुल राष्ट्रीय आय में से खर्च को घटा देने पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन प्राप्त होता है हम लोग। जैसे कि जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कुल राष्ट्रीय उत्पादन होता है, उसमें से हम लोग जो खर्च है उसको घटा देंगे तो NNP प्राप्त हो जाएगा। खर्च में क्या हो सकता है, वो कच्चा माल हो सकता है, जैसे पूंजी के घिसावट हो गया, जैसे हम लोग कोई वस्तु लाए और उस वस्तु का दाम घट गया तो वो पूंजी घिसावट भी उसमें खर्च हो गया है ना। या हम लोग कोई वस्तु लाए उसमें कुछ मरम्मत में हम लोग पैसा लगा दिए तो ये सब खर्च हो गया, या उस पर व्यय कर दिए, कुछ हम लोग उसको बनाकर व्यय कर दिए है ना, तो ये सभी खर्च हो गया। यदि कुल राष्ट्रीय आय में से कुछ खर्च को घटा देंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, GNP प्राप्त हो जाएगा। चलिए ये पार्ट फर्स्ट था, और पार्ट सेकंड में हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। आप इससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं सब्जेक्टिव हैं प्रश्नों का आप अभ्यास कीजिएगा, है ना। चलिए, और वीडियो यदि अच्छा लग रहा हो तो आप कमेंट कीजिए, है ना, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी इससे फ़ायदा मिल सके, है ना। क्योंकि आप जब लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो हमको भी मोटिवेशन मिलता है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।